अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। बिजली के बढ़ते बिलों के खिलाफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे आज तीसरे रोज भी जारी रहे। कई शहरों में अवाम की जानिब से बिजली के बिलों को नजर आतिश किया गया, बिल ना अदा करने की अपीलें की गई और हुकूमत से बिलों पर टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा किया गया, जिसके बाद अब सारी नजरें निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की निगरान हुकूमत पर टिकी हैं कि क्या वो अवाम को बिजली के बिलों में कोई रिलीफ दे सकेंगे या सिर्फ अवाम ही हुकूमत के मुश्किल फैसलों का सारा बोझ उठाते रहेंगे। अहम बात यह है कि जुलाई और अगस्त के बिजली बिलों के खिलाफ शदीद अवामी एहतजाज के बाद निगरान वजीर आजम ने आज इमरजेंसी इजलास तलब किया था, जो 2 घंटे से ज्यादा देर तक जारी रहा, जिसमें वजारत पानी और बिजली और पावर डिवीजन के हुकाम ने ब्रीफिंग दी। मगर आज के इजलास में अवाम को फौरी तौर पर रिलीफ देने का कोई फैसला नहीं हो सका है। वजीर आजम ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक इजलास में वजीर आजम ने वाजे किया है कि जल्दबाजी में कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को मजीद नुकसान पहुंचे। ऐसे इकदाम उठाएंगे जिससे मुल्की खजाने पर इजाफी बोझ ना हो और सार्फिन को सहूलत भी मिल सके। बयान के मुताबिक निगरान वजीर आजम ने आइंदा 48 घंटों में बिजली के जायद बिलों में कमी के लिए मुतल्लका हुकाम को ठोस इकदाम मुरतब करके पेश करने की हिदायत दे दी है। बयान के मुताबिक वजीर आजम ने कहा है कि ऐसा मुमकिन नहीं कि आम आदमी मुश्किल में हो और अफसर शाही और वजीर आजम उनके टैक्स पर मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते रहें। मुतल्लका वजारतें और इदारे मुफ्त बिजली हासिल करने वाले अफसरान और इदारों की मुकम्मल तफसीलात फराहम करें और तकसीमकार कंपनियां बिजली चोरी की रोकथाम का रोड मैप पेश करें। ज़राए के मुताबिक आज इजलास में वजारत तवानाई और तकसीमकार कंपनियों की जानिब से सरकारी मुलाजमीन को मुफ्त बिजली देने के मामले पर भी ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि डिस्कोस के अफसरान को फराहम किए जाने वाले बिजली के मुफ्त यूनिट्स खत्म किए जा रहे हैं। पावर डिवीजन के हुकाम ने बताया कि वापडा के पुराने मुलाजमीन के अलावा किसी महकमे को बिजली के बिलों में रियायत नहीं दी जा रही। इस वक्त ये रियायत सिर्फ डिस्कोस के मुलाजमीन को मिल रही है और ऐसा नहीं है कि तमाम बोझ बिजली का बिल अदा करने वालों पर डाला जा रहा है। पावर डिवीजन के हुकाम का ये मानना बहुत अलार्मिंग है कि अभी भी मुलाजमीन को बिजली के मुफ्त यूनिट्स दिए जा रहे हैं, जबकि बढ़ते हुए बिलों की वजह से अवाम इस वक्त शदीद मुश्किलात में है। इस हवाले से 2 माह पहले जो आदाद शुमार सामने आए थे वो और भी ज्यादा तशवीशनाक है, जिसके मुताबिक वापडा के मुलाजमीन को सालाना 39 करोड़ यूनिट मुफ्त मिलते हैं, यानी कि 5.25 अरब रुपए की मुफ्त बिजली वो हासिल करते हैं। वापडा के अलावा बिजली बनाने और बिजली तकसीम करने वाले कंपनियों के मुलाजमीन को भी सालाना अरबों रुपए की बिजली मुफ्त दी जाती है। रवा साल मार्च में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के एक इजलास में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम ने दावा किया था कि सरकारी मुलाजमीन को मुफ्त बिजली खत्म करने के इकदाम से सालाना 9 अरब रुपए बचाए जा सकते हैं, मगर इस तजवीज़ पर अब तो कोई अमल नहीं हो सका है। लेकिन अब इस सिलसिले को फौरी तौर पर देखने की ज़रूरत है। यह नहीं हो सकता कि हुकूमत सियासी फ़ायदे के लिए ना ही ज़राअत, रिटेल और प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाने की हिम्मत करे, सरकारी मुलाजमीन को मुफ्त बिजली देती रहे और बिजली की कीमत में इजाफे समेत सारी मुश्किल फैसलों का बोझ सिर्फ आम आदमी पर पड़ता रहे। अहम बात यह कि आज के इजलास में हुकाम ने शरह सूद, फ्यूल कॉस्ट बढ़ने और कैपेसिटी अदायगियों को बिजली की कीमत में इजाफे की बुनियादी वजह करार दिया। मगर अहम बात यह है कि इस वक्त सिर्फ बिजली की कीमत ही महंगी नहीं हो रही है, बल्कि हुकूमत बिजली के बिल पर कई किस्म के टैक्सेस हासिल कर रही है। यानी इस वक्त हुकूमत बिजली की कीमत का 40 से 50% सारिफ से टैक्स की सूरत में ले रही है। यानी कि इस वक्त अगर किसी सारिफ के बिजली का बिल में बिजली की कीमत 10,000 रुपये है तो उसके साथ 5,000 रुपये इजाफी टैक्सेस लिए जाते हैं। कल हमारे प्रोग्राम में साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने हुकूमत को यह तजवीज़ दी कि बिलों में जो मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस हैं उसको कम किया जा सकता है, मगर इससे पहले IMF से इजाज़त लेना ज़रूरी होगी। एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, रिटेल टैक्स, इनकम टैक्स, सरचार्जेस, इनमें कोई कमी तो की जा सकती है। फ्यूल एडजस्टमेंट लग कर आई है, उनको विंटर तक डिले कर दें, क्योंकि सर्दियों में वैसे ही बिजली के बिल कम आते हैं तो फ्यूल एडजस्टमेंट वहां शिफ्ट करते हैं। जो आपने बात की थी, जो टैक्स कम करने की, जो ये दीगर छोटे छोटे टैक्स होते हैं, फर्दर टैक्स, इनकम टैक्स, इनको आप कम से कम 200 यूनिट वालों तक के हटा सकते हैं। लेकिन वो भी आपको IMF से पूछना पड़ेगा और पहले IMF को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। ये पहले करके फिर IMF को ना बताएं। प्लीज IMF को कॉन्फिडेंस में ले लें, वो आपकी बात सुन लेंगे अगर आप उनसे अच्छी तरह बात करें और तुमको तड़िया ना दें तो, और फिर उसके बाद जो है ये आप कर लें। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने कल ये हमारे प्रोग्राम में तजवीज़ दी थी और इसके अलावा नूली के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज ट्वीट किया है और तजवीज़ दी है कि इन हालात में क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि रिलीफ की हद 200 यूनिट से बढ़ाकर 300 यूनिट करनी चाहिए और इसके लिए IMF को अप्रोच करना चाहिए। मजीद उन्होंने ये कहा है कि सारे मुल्क में 650 अरब रुपए से ज़्यादा बिजली चोरी होती है। बड़े शहरों और मार्केटों में 70 से 80% बिजली चोरी होती है और ये बोझ आम सारिफ पर डाला जाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि 17 ग्रेड से ऊपर तमाम हुकूमती इदारों में मुफ्त बिजली की रियायत ख़त्म होनी चाहिए। इस वक्त वफाकी हुकूमत 900 अरब से जायद
सब्सिडी चोरी, कम अदायगी और लाइन लॉसेस को कवर करने के लिए पावर सेक्टर को अदा करती है। यही रकम आम सारिफ को सस्ती बिजली मुहैया करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। ख्वाजा आसिफ साहब ये तजवीज़ दे रहे हैं, जिनकी हुकूमत पिछले हफ्ते ही ख़त्म हुई है। उनके 1.25 साल के दौर में 13 रुपये बेस टैरिफ में इजाफा किया गया, जिसकी वजह से टैक्सेस में मजीद इजाफा हुआ, मजीद टैक्सेस लगाए गए। तो अगर ख्वाजा आसिफ साहब आज बैठ के ये तजवीज़ दे रहे हैं, तो जब वो हुकूमत में थे क्या वजह है कि बिजली चोरी जो हो रही है वो रोकने में कोई किरदार अदा नहीं किया? अगर वो कह रहे हैं 200 यूनिट से बढ़ाकर 300 यूनिट तक जो है रियायत देनी चाहिए, तो क्या वजह है कि उन्होंने अपने दौर में ये फैसला नहीं कर लिया, जबकि उनकी हुकूमत पिछले 10 दिन पहले ही ख़त्म हुई है? और इसके अलावा ये जो बिजली की कीमत बढ़ी है जुलाई और अगस्त के बिलों में, ये उनकी हुकूमत के फैसले थे, तो क्या वजह है कि उस वक्त आम आदमी का सोचा नहीं गया, लेकिन आज ट्वीट करके वो मशवरा दे रहे हैं कि आम आदमी को कैसे रिलीफ दिया जा सकता है? इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर साहब ने, और इसके अलावा खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। खुर्रम शहजाद साहब, आज निगरां वज़ीर आज़म ने मीटिंग की पावर डिवीज़न के साथ, और इसके अलावा डिस्कस किया है कि किस तरीके से कोई ऐसा फैसला किया जा सकता है जिससे जो आम आवाम है उस पर बोझ भी कम पड़े, उनको सहूलत मिल सके, लेकिन जो ख़जाना है, कौमी ख़जाना, उस पर भी बोझ ना पड़े। क्या आपको लगता है कि ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया शहजाद मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। मैं एक लाइन ये कहूँगा कि बिल्कुल पॉसिबल है, और मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। बड़ा आसान लगता तो है, लेकिन थोड़ा-सा जोखिम करना पड़ेगा, थोड़ी-सी एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, लेकिन ये पॉसिबल है। वो कैसे पॉसिबल है? देखें, आपकी ने जिस तरह बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि बहुत सिंपलिस्टिक फॉर्म में अगर आप देखें तो बिल के अंदर 40% तक टैक्सेस जा रहे हैं, 40% तक, जिसके अंदर टोटल अगर मिला के आप देखें तो 7 टैक्सेस हैं, जिसमें सेल्स टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, टीवी टैक्स है, फिर पीएचएल का एक टैक्स है, फिर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है। तो ये 6-7 जो टैक्सेस है ना, ये तकरीबन 40% तक कंट्रीब्यूट कर रहा है पूरे जो यूनिट कॉस्ट है उसके अंदर। मैं एग्जांपल देता हूँ, कराची में कमर्शियल बिजनेसेस की अगर आप पर यूनिट कॉस्ट निकालें इलेक्ट्रिसिटी की, वो तकरीबन कोई 77 रुपये बन रही है इस वक्त शहजाद, और अगर विदाउट टैक्सेस आप देखते हैं तो 53 रुपये बन रही है, जबकि लागत जो है बिजली की बनाने की वो तकरीबन कोई 24-25 रुपए के करीब आई है, और इसको बढ़ा भी दें आप 3-4 रुपए से तो 30 रुपए से ज़्यादा की लागत नहीं है, और पिछले साल के मुकाबले में 22% प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम हुई है, क्योंकि हाइडल थोड़ा ज़्यादा यूज़ हुआ है, फर्नेस ऑयल ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो जब आपकी कॉस्ट कम है और आप ये चोरियाँ सब डाल रहे हैं उनके ऊपर, कैपेसिटी पेमेंट्स डाल रहे हैं उनके ऊपर, जो कि बेसिकली बिल दे रहे हैं, तो क्यों ना ये टैक्सेस को कम किया जाए, इससे एक फ़ायदा होगा। जो मुफ्ता साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा कि आईएमएफ के साथ बात करें कि जो टैक्सेस हैं 40 से अगर आप सिर्फ सेल्स टैक्स लगा दें, मैं ये कहता हूँ, मैं सजेस्ट करता हूँ कि सेल्स टैक्स लगाएं और उसके अलावा कोई टैक्स ना लगाएं। सेल्स टैक्स सारी प्रोडक्ट्स पे होना चाहिए डेफिनेटली। तो सेल्स टैक्स लगा के बाकी टैक्सेस को अगर आप उड़ा दें तो तकरीबन 30% का बिल आपका कम हो सकता है। लेकिन ये कहाँ से पूरा करें? शायद 6 एरियाज हैं जहाँ से टैक्सेस इकट्ठे किए जा सकते हैं। हाँ, हम बोलते हैं, ये कोई नए एरियाज नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ। रिटेल एंड होलसेल ट्रेड है, रियल एस्टेट है, आपका एग्रीकल्चर का जो है वो पूरा सेक्टर है, आपके यहाँ ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है, प्रोफेशनल्स है, आपके यहाँ अंडर इनवॉइसिंग हो रही है। इस मैसेज में टोटल पोटेंशियल बताता हूँ आपको, 1.8 ट्रिलियन रुपीस का पोटेंशियल है, 1800 अरब रुपए का। इसका आप आधा भी अचीव कर लें, मैं कहता हूँ आधे से भी आधा अचीव कर लें, 30% अचीव कर लें, तकरीबन 500 से 600 अरब। और आईएमएफ को ये कॉन्फिडेंस मिले कि अगले 6 महीने में या 3 महीने में हम जोर लगा के इन सारे सेक्टर से जितना हो सकता है एक मिनिमम लेवल पे भी 20-25-30% भी ये जितना मैंने पोटेंशियल बताया इसका इकट्ठा करें, तो डेफिनेटली आपको 3-4 महीने में रिलीफ मिल सकता है। और वैसे भी विंटर सीजन आ रहा है, उसमें शायद इतनी ज्यादा खपत ना हो, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि टैक्सेस को एक जगह अगर कम कर रहे हैं, दूसरी जगह अगर लगाते हैं आप, तो ये रिलीफ आपको जो है ना मिल भी सकता है और आपको टैक्स भी इकट्ठा हो सकता है। तो ये पॉसिबल है। खाका नजीब साहब, आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि जो सेल्स टैक्स है उसको ठीक है आप रहने दें अपनी जगह 18% पे, लेकिन जो दीगर टैक्सेस हैं उसमें कमी की जा सकती है और वो गैप आप कहीं और जराए से पूरा कर सकते हैं। जैसे बात हुई एग्रीकल्चर, ज़राअत, रिटेल और प्रॉपर्टी पे वो टैक्सेस की शरह नहीं है जो एक आम आदमी अपनी इनकम पे करता है। क्या आपको लगता है ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो इस वक्त इंप्लीमेंट करके आवाम को सहूलत दी जा सकती है और उससे कौमी खजाने पे बोझ भी नहीं पड़ेगा? पहली बात तो ये है कि वी हैव ऑल एग्रीड कि आपको फंड को पहले साथ रखना पड़ेगा इन व्हाटएवर यू आर अबाउट टू डू। अब अगर आप जीएसटी या किसी मद में भी टैक्सेशन कम करते हैं और अगर हम उनको ये कहें कि हम इन एरिया से नए टैक्स लाएंगे, आई थिंक ये सेल करना मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने 12 दफ़ा पुराने रिव्यूज़ में इसमें भी ये उनको सेल की हैं चीज़ें। सो व्हाट कैन यू सेल देम? आपके बजट में एक शिर्क है जिसमें लिखा हुआ है, आप भी जाके पढ़ सकते हैं, कि इमरजेंसी के 250 अरब रुपए पड़े हैं पाकिस्तान में। देयर इज़ एन इमरजेंसी, उन 250 अरब रुपयों को यूज़ कीजिए।
खुरम ठीक कह रहे हैं, आप बाकी चीज़ों की भी उनको साथ दे दीजिए एक तजवीज़, बट वो 250 अरब यूज़ कीजिए। नंबर 2, आपके पास 400 अरब से ज़्यादा GIDC के कलेक्टेबल पड़े हैं। एक ज़माना बड़ा क्लियर था, एक ऐसा ही मसला खड़ा हो गया, 8वां या 10वां रिव्यू चल रहा था, वी केम बैक, हमने 40 अरब GIDC में फौरी तौर पे उठा लिया था। सो ये अल्टरनेटिव्स हैं जो आपको देने हैं। अब जब आप ये करेंगे तो इससे कुछ टैक्सेस को पर सिर्फ 200 या मैक्सिमम 300 तक का लेके जाएं, ऊपर वालों का ना लेके जाएं, ताकि आपका कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट हो। जब आप नंबर 2 तजवीज़ रखेंगे कि बिल को स्टैगर करें, बिकॉज सारा मुल्क ये कह रहा है, तो गुजारिश इस तरह से है कि 1 सितंबर 30 का टारगेट है इंडिकेटिव, जो कि मैच नहीं करेगा आपके सर्कुलर डेट प्लान से, और आपने -156 बिलियन करना है उसमें, वो हिल जाएगा। आपको उनसे उस टारगेट को अगेन रीडू करना पड़ेगा। नंबर 3, अब आपका आर्ग्यूमेंट क्या है उनके साथ? आर्ग्यूमेंट यह है कि जब हमने तय की थी चीज़ें, तो जो फिगर रखे थे वो आज हिल गए हैं। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो क्यों हिल गए हैं? जो क्वार्टरली एडजस्टमेंट अभी आई नहीं है, आपको उस पर भी बात करनी पड़ेगी, वो है 5 रुपए की। शहजाद, वो क्यों हिल गए हैं? वो नंबर फंड से शेयर नहीं हुआ। क्यों नहीं शेयर हुआ? मुझे अभी मालूम हुआ है कि मेरे यूनिट्स कम सेल हुए, मेरा काइबोर का रेट डिफरेंट यूज हुआ, और मेरा तीसरा जो रेट है डॉलर का वो भी हिल गया है। गो बैक टू देम एंड टेल देम कि ये हुआ है, सही। ये नंबर बहुत चेंज हो गए हैं, मुझे रिलीफ दीजिए। एक और बात आपके सामने बड़ी क्लियरली रखता हूँ, 1 रुपये 42 पैसे सितंबर में एक क्वार्टरली एडजस्टमेंट नेगेटिव होने जा रही है। गो टू द फंड एंड से कि मैं नया सिर्फ 1 रुपये 42 पैसे लगाऊंगा, सो दैट मुझे ये तकवीत मिले। नाउ जो पिक्चर मैंने आपके सामने रखी है वो ये है कि शॉर्ट टर्म में अल्टरनेटिव्स के अलावा फंड के पास ना जाइएगा। 200 इसलिए कन्विंसिंग है कि दिल्ली ने 200 फ्री किया हुआ है, तो योर आर्ग्यूमेंट कि मैं 200 तक तो बिल्कुल कुछ नहीं लगाऊंगा इज अ सॉलिड आर्ग्यूमेंट। सही है। 300 इसलिए वैलिड है क्योंकि आप समर में हैं और बिल बढ़े हुए आए हैं। अब इससे बात, और इसके बाद आप जब अगला मौका देंगे, पर इससे भी बात नहीं बनेगी। मैं उस पर भी आता हूं, क्योंकि ये आर्गुमेंट बार बार दिया जाता है कि 60% जो सार्फिन है डोमेस्टिक, उन पे तो हमने कोई इजाफा नहीं किया, लेकिन एज वी डिस्कस जो टैक्सेस हैं उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। आज मैंने एक ऐसा बिल भी देखा है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वो 550 रुपये है और 650 रुपये उस पर टैक्स लगा हुआ है, यानी कि जितने का बिजली का बिल है उससे ज़्यादा टैक्स है। लेकिन ये तो हम एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की बात कर रहे हैं खुरम। अब सारे वुज़रा जो अभी अभी 2 हफ्ते पहले तक अपने मनसब पे मौजूद थे, वो अभी दे रहे हैं तजावीज़ कि 900 अरब रुपए तो हम सब्सिडी में देते हैं, वो चोरी की वजह से है, लाइन लॉसेस की वजह से है, उसको हमें कम करना चाहिए। तो जब ये हुकूमत में होते हैं, पता नहीं उस वक्त ये मुश्किल फैसले क्यों नहीं लेते। उस वक्त मुश्किल फैसले ये कहा जाता है कि हमने अवाम पे मजीद बोझ डाल दिया है, बिजली का रेट बढ़ा के, टैरिफ बढ़ा के। लेकिन ये जो असल आपको कड़वा घूट पीना है, जिसपे चाहे प्राइवेटाइजेशन भी हो सकती है, लाइन लॉसेस को आप कम करें, जहां चोरी हो रही है वहां से चोरी को रोके, रिकवरी बेहतर करें, ये हम कब करेंगे? और इसके अलावा एक बात बार बार की जाती है कि अगर कैपेसिटी चार्जेस जो अब 2000 अरब रुपए के हैं आउट ऑफ 3300 बिलियन जो कि कवर करने हैं, डिस्कोज ने जो रिकवर करने हैं, तो ये बताइएगा कि ये कैसे हो सकता है कि हम बिजली की जो इस वक्त कंजम्पशन है उसको बढ़ाएं? इन हालात में तो नहीं नजर आ रहा, जब कारोबार ही नहीं हो सकता तो कंजम्पशन कैसे बढ़ाएंगे? एब्सोल्युटली शहजाद, आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कंजम्पशन नहीं बढ़ेगी तो कैसे कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जो हैं वो कवर होंगे। और मैं आपको बताऊं कि इस साल और अगले साल मिला के, इनफैक्ट अगले 2 साल में, एक साल में 1 ट्रिलियन रुपया देना है आपने कैपेसिटी पेमेंट्स में। 1 ट्रिलियन रुपया, इसका मतलब है कि आप पावर यूज करें या ना करें, 1 खरब रुपया आपको देना ही देना है। और वो देखें, लास्ट गवर्नमेंट ने, मेरे ख्याल में पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उसमें एक डिसीजन हुआ था 200 अरब 2000 अरब देने, यानी कि 2 ट्रिलियन देने। ये कल पावर मिनिस्ट्री ने खुद बताया। जी, मैं 2 ट्रिलियन देने। मैं कह रहा हूँ एक साल में 1 ट्रिलियन है, अगले 2 साल में 2 ट्रिलियन है, और अगले अगर आप मेरे ख्याल में 26 तक जाएं तो 3.4 ट्रिलियन है टोटल मिला के। तो मैं तो एक साल की बात कर रहा हूँ। तो एक साल में अगर 1 ट्रिलियन रुपया देना है तो आपकी कॉस्ट कहाँ से कहाँ पहुंच सकती है, आप इमेजिन कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, जो आप कह रहे हैं ना, डिस्कोस की बात करें, डिस्कोस का मैं आपको एक नंबर देता हूँ। 13.5% का नंबर था लाइन लॉसेस का, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो होते हैं, वो 13.5% का टारगेटेड नंबर था शहजाद, वो 18% पे पहुंचा है, और 520 अरब रुपया ऐड हो गया है सिर्फ उन लॉसेस पे। और वो सारे 520 अरब रुपया कहाँ पे कौन पे करेगा? यूनिफॉर्म टैरिफ का यही एक फ्लॉ है, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसेस को आप इक्वलाइज करें या आप इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस को इक्वलाइज करें, ये सारा जो पैसा है ना 520 अरब रुपया,
ये हम पे आप पे जाता है जो एक्चुअली अपने बिल्स टाइम पे करते हैं, और जिस एरिया में रिकवरी नहीं हो रही वो सारा हम पे आ रहा होता है। तो देखें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स तो कितने अरसे से चल रहे हैं इसके एनर्जी सेक्टर के। सर्कुलर डेट हो गया, नॉन रिकवरी हो गया, और ये आपके ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस हो गया। 100 रुपए की बिजली बनती है ना तो 30 रुपए जाया होते हैं, और ये अभी से नहीं है, ये पिछले कई सालों से चल रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो ये कि इन्वेस्टमेंट को अगर फरोग दिया जाए और किसी तरह से कंजम्पशन को बढ़ाया जाए। इससे एक फायदा ये होगा कि आपकी जो कैपेसिटी पेमेंट्स है ना, वो एटलीस्ट आपकी जस्टिफाइड होंगी। कि मिसाल के तौर पे कंजम्पशन बढ़ती है अगर पावर की, इसमें ये हो सकता है कि जो जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं उनको आप ग्रिड पे लेकर आएं। आप कहें कि जी आप जो ग्रिड की पावर है वो यूज करें, हाउस होल्ड्स को प्राइस कम करके दी जाए ताकि पावर यूज हो। जितनी ज्यादा पावर यूज होगी चाहे वो कमर्शियल करे, बिजनेसेस करें, हाउस होल्ड्स करें, जितनी पावर यूज होगी उतना ज्यादा आपकी कैपेसिटी पेमेंट जो है वो या तो जस्टिफाइड होगी या आपकी प्राइस में एटलीस्ट कंजम्पशन बेहतर होगी। दूसरी बात ये कि सर्कुलर डेट का जो इशू है उसे रिजॉल्व करें, गैस का और इलेक्ट्रिसिटी का, उससे आपकी आईपीपीएस को जो है पैसे मिलेंगे, वो आगे जो है अपना लिक्विडिटी जनरेशन उनकी होगी तो वो ऑयल के पैसे दे सकते हैं, सब कुछ जो है वो बेहतर हो सकता है। तो जो सप्लाईज है वो बेहतर हो सकती है। तीसरी चीज ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है शहजाद, वो आईपीपीएस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनको रिविजिट करना पड़ेगा, वरना आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स आपको तबाह कर देंगी। जब तक आप ये आईपीपीएस के कॉन्ट्रैक्ट्स को रिविजिट नहीं करेंगे, चाइना के साथ मोस्टली चाइनीज हैं, चाइना आपका दोस्त है, उनके साथ बैठे बात करें। मेरे ख्याल से इस 8 महीने करना इस पड़ेगा। सोल्यूशन पे तो पहले भी काम किया जा चुका है लेकिन वो इतना सूदमंद फायदा नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ। लेकिन मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब, अब ये कैसे मुमकिन हो कि लॉन्ग टर्म में भी चलें, हम इस सेक्टर को दुरुस्त कर सकें? इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि एक अंधा कुआं बना हुआ है जिसमें हम पैसे फेंके जा रहे हैं और आवाम जो है वो हर साल ज्यादा बिजली के बिल अदा कर रही है। अब इसमें एक वेकॉक का बिल जो है वो पिछले साल पास हुआ था 2022 फरवरी में, लेकिन उस पर भी इंप्लीमेंटेशन कोई नहीं हुई है। बिल पास हो चुका है जिससे आप आरएलएनजी और इंडिजिनस गैस जो है उसकी एक एवरेज प्राइस ले सकते हैं। शायद ये एक तरीका हो जिससे आप शिफ्ट कर सकते हैं इंडस्ट्री को बिजली पर। इस पर भी काम नहीं हुआ। इसके अलावा कोई और तजवीज़ है आपके जहन में? देखिए, मेरे जहन में तो बड़ी अब क्लियर तजवीज़ है कि जब आप ये फंड से कर लें, पुराना भी और मैं तो अगला भी हैंडल करना चाहता हूँ, ताकि जो इस वक्त एक डिसरप्शन है मुल्क में उसको काम किया जा सके और फंड को साथ रखा जा सके। मैं बारहा कहता हूँ कि फंड से इनहराफ ना हो। उसके बाद फंड के सामने अगले 3-4 दिन में ये प्लान तो बना हुआ है, मैं आपके सामने सारे नुकात रख देता हूँ। ये पॉलिसी मेकर्स बेशक लेके जा सकते हैं। हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे रोल ऑफ द स्टेट टू ओनली पॉलिसी और बहुत लाइट रेगुलेशन। हम कोई गारंटीड नया आईपीपी नहीं लेंगे, सो हमारा सर्कुलर डेट का बढ़ना जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जिसको हम 2000 आप मेंशन कर रहे हैं। जो G2G कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हम नहीं करेंगे, हम सारा कुछ प्राइवेट सेक्टर में ले जाएंगे। हम टैरिफ का रिफॉर्म करेंगे, इसलिए हमें इंडस्ट्री को देना नहीं पड़ेगा। हम टैरिफ का रिफॉर्म साथ साथ सब्सिडी का रिफॉर्म रखेंगे, ताकि मेरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट मेरे उस इंसान से जिसको मैं इतनी बड़ी 850 अरब की सब्सिडी दे भी रहा हूँ टैरिफ कम किए हुए, वो बिलीव करे कि उसके घर पैसे आए हैं, फिर वो सोलर लगाए, चाहे वो बिजली कम इस्तेमाल करे। ये हम तय कर लेंगे। हम प्राइवेटाइजेशन से पहले मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग 4 डिस्कोस की अगले 1 साल में, हेस्को जो सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ दे रहा है, पेस्को जो मुझे नंबर 2 तकलीफ दे रहा है, इसी तरह आप लाहौर कर लें। लाहौर का बहुत बड़ा क्वांटम है, 72 अरब है। जो खुरम 520 अरब कह रहे थे, उसमें 72 अरब लाहौर का वो है। सो ये गुड डिस्को बैड डिस्को की भी कोई कहानी नहीं है। फिर जस्ट शहजाद 3 मोर पॉइंट्स। रीप्रोफाइलिंग ऑफ रीसेंट आईपीपी डेट्स जो है ये वैसा ही है जैसे शहजाद मैं आपके प्रोग्राम में कहता हूं कि टेनर पब्लिक डेट का भी चेंज कीजिए, आईपीपीज का भी चेंज कीजिए। इसके अलावा थर्ड कोल से अगर आप लेंगे तो यूनिट कॉस्ट अगले साल 1.5 में ड्रॉप कर जाएगी। और आखिरी बात यह है कि कुछ लेगेसी लोन्स जैसे लोग कह रहे हैं वो एक दफ़ा उठा लें और इनको क्लीन करके फिर मैनेजमेंट कंट्रोल में दे दें और मल्टीलैटरल से पैसे लें अगले 3 साल में क्लीन एनर्जी पे जाने के। डॉक्टर साहब आपने पूरे सिस्टम में काम किया है। अब लोगों का मैं कहना चाहूंगा खून इसलिए भी जलता है कि जब वो ये देखते हैं कि वापडा के मुलाजमीन को 5 अरब रुपए की मुफ्त बिजली मिल रही है, दूसरे जो बिजली बनाने वाले कारखाने वहाँ पे भी बिजली मुफ्त मिल रही है, ब्यूरोक्रेट्स को आज ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं जो 17 ग्रेड एंड अबव हैं उनको आप मुफ्त बिजली ना दें। तो इस ज़रा बताइएगा कि कौन कौन से मुल्क में लोग हैं जिनको मुफ्त बिजली मिल रही है, क्योंकि एक आम आदमी ये देखता है कि हम टैक्स भी दे रहे हैं, बिजली के इजाफी बिल भी दे रहे हैं, लेकिन एक तबका ऐसा है जो कि मज़े में है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिजली की कीमत बढ़ रही है क्योंकि उसको मुफ्त यूनिट मिलते हैं। कौन कौन लोग हैं जो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं?
एक्सीलेंट क्वेश्चन। ये पाकिस्तान का नंबर 2 रिफॉर्म है। हमने एक रिफॉर्म किया सरकार में रहते हुए, हमने कहा कि आपको गाड़ी नहीं देंगे 20, 21 और 22 ग्रेड में। 20 में 50,000, 21 में आई थिंक 75 थे और 22 में 90,000 थे। ये गाड़ी मोनेटाइज हो गई है। आप जाएं, आप गाड़ी खरीदें ना खरीदें, बस पे आएं, ये आपका काम है। पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर रिफॉर्म एनर्जी के बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म है, जिसमें ये मोनेटाइजेशन, पे एंड पेंशन ना सिर्फ सरकारी डायरेक्ट एम्प्लॉइज के बल्कि जैली अदारों का भी मस्ट है। इस सब को मोनेटाइज कर दीजिए ताकि कॉस्ट अप फ्रंट आ जाए। ये काम भी आपको करना है। ये स्टोरी आपको लिखनी है। ये स्टोरी लिखने के काबिल है और लिखी जा सकती है। तीसरा रिफॉर्म है सब्सिडी का, ये भी आपको करना है। पाकिस्तान का टैक्स रिफॉर्म से बढ़ के जो रिफॉर्म इस वक्त सामने आ गया है एनर्जी के बाद, वो पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर रिफॉर्म है। अगर ये आप करेंगे तो ये सारे जो हिडन स्पेसिफिकली आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन से लोग हैं जो मुफ्त बिजली से मुस्तफीद होते हैं, बिकॉज यू हैव बीन इन द सिस्टम? यार देखिए ना, ऑब्वियसली जो वापडा और सिस्टम के एम्प्लॉइज हैं वो सबसे बड़े। फिर ऑब्वियसली कुछ हाई प्रोफाइल लोग जो हैं उनको आप कुछ यूनिट्स जो हैं 2000 तक, क्योंकि मैं पढ़ रहा था एक एक्ट तो ये पास हुआ था कि रिटायर्ड जजेस को 2000 यूनिट मिलते हैं। रिटायर्ड जजेस को 2000 यूनिट, तो आई एम श्योर जो हाजिर सर्विस होंगे उनको भी शायद मिलते हो। इट इज पॉसिबल कि ऐसा हो और ये सिस्टम में है। इस सब चीज को मोनेटाइज कर दीजिए। रिफॉर्म सिंगल लाइन का ये है कि वी विल मोनेटाइज एवरी पर्सन शहजाद साहब और डॉक्टर खाका हमारे साथ मौजूद थे। सॉल्यूशंस हैं। आप देखते हैं कि हुकूमत जिसने ये कहा है कि अगले 48 घंटे में ऐसे फैसले किए जाएंगे जिससे आवाम को सहूलत भी मिल सके और कौमी खजाने पे ज्यादा बोझ भी ना पड़े। देखते हैं कि क्या फैसले सामने आते हैं। एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक। 90 दिन में इलेक्शन का इनेकाद लाजमी है या इलेक्शन से पहले हल्का बंदियां करवाना जरूरी है? इस मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, नून लीग और एमक्यूएम एक तरफ खड़े हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, आईनी माहिरीन और वकला तंजीमें दूसरी तरफ खड़े हैं। अहम बात यह कि इस वक्त नून लीग तो फरवरी में इलेक्शन के इनेकाद पर राजी है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन 90 दिन से आगे ले जाने की शदीद मुखालफत कर रही है और इलेक्शन की मुमकिना ताखीर पर अदालत जाने का इशारा दे चुकी है। और यह मामला अब नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आमने सामने ले आया है। मगर पीपल्स पार्टी के इस मौक़िफ़ पर साबका हुकूमती इत्तेहादी एमक्यूएम ने आज पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए हल्का बंदियों के मामले पर नून लीग के मौक़िफ़ की खुलकर तायीद कर दी है। एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया कि 10 से 15 दिन में ऐसा हुआ जो पीपल्स पार्टी ने इतना बड़ा यू टर्न ले लिया। हमारे पास तो एतराज़ का हक नहीं था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीसीआई में एतराज़ कर सकती थी। इस नई मर्दमशुमारी के बाद कोई आइन और कानून इजाजत नहीं देता कि नई वोटर लिस्ट और नई हल्का बंदियों के बगैर इंतखाबात हो। एक ईमानदाराना इलेक्शन और एक जाली इलेक्शन के दरमियान अगर हफ्तों और महीनों का कोई फर्क पड़ भी रहा है तो ये खसारे का सौदा नहीं है। हमें तो ये इख्तियार नहीं था कि हम जाकर हल्का बंदियों और मर्दमशुमारी पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का कोई सरकारी किस्म का एतराज़ करते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सीसीआई में करने का एतराज़ था, वहाँ नहीं किया तो कोई दूसरा एतराज़ किसी नई सूरत हाल की वजह से है। ऐसा क्या 10-15 दिन में हुआ है जिसके बाद आपने इतना बड़ा यू टर्न लिया है? एमक्यूएम पाकिस्तान भी हल्का बंदियों के मामले पर नून लीग के मौक़िफ़ की तायीद कर रही है, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी ये मौक़िफ़ है कि 90 दिन में इलेक्शन आइन का तकाजा है और नून लीग बताए आइन में हल्का बंदियों का कहाँ जिक्र है। आर्टिकल 51 जिसका सहारा लिया जा रहा है, लोकेशन ऑफ सीट ज़रूर है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि इसमें डीलिमिटेशन ज़रूरी है। आर्टिकल 224 कहता है कि जब असेंबलियाँ डिसॉल्व होगी ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर तो फिर इलेक्शंस वुड बी हेल्ड विद इन 90 डेज। कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजंस हैं उनको अप होल्ड होना चाहिए और इलेक्शंस विद इन 90 डेज होना चाहिए। आइन बहुत वाज़े है। 90 दिन के वक्त में जो टाइम मुक़द्दस है आइन के मुताबिक उसमें इलेक्शन होना चाहिए। बेवजह मुल्क को सियासी बुरहान और आइनी बुरहान की तरफ नहीं जाएं। आइन में डिलिमिटेशन का कोई जिक्र नहीं है। आइन में कहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्शन मुलतवी होगा डिलिमिटेशन के ऊपर? आइन में सिर्फ ये लिखा है कि हम 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आज के इस मौक़िफ़ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माजी के मौक़िफ़ पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जब जनवरी में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील होने के बाद 90 रोज़ में इलेक्शन का तनाज़ा खड़ा हुआ था तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह मौक़िफ़ नहीं अपनाया था कि 90 रोज़ में इलेक्शन आइन का लाजमी तकाजा है। ना ही पूछा था कि बताएं आइन में ये कहाँ लिखा है कि सूबों और वफाक में अलग अलग इलेक्शन नहीं हो सकते, बल्कि उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ था कि 90 दिन में इलेक्शन से ज़्यादा मुल्क में मुनसिफाना इलेक्शन का इनेकाद ज़्यादा ज़रूरी है।
और अगर पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन नहीं हुए तो इलेक्शन मुनसिफाना नहीं होंगे। सुनिए उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ था। वन डे इलेक्शन, इवन प्लेइंग फील्ड और वन डे। आइन कहता है कि 90 दिन में, और इस पे बहुत बड़ी बहस है और कहा जा रहा है कि आइन के हुलिये बिगाड़ दिए, आइन तोड़ दिया गया। आर्टिकल 254 ये कहता है कि अगर आइन के अंदर दिया गई किसी क्लास जो कि टाइम बाउंड किसी अमल का तकाजा करती है, उस टाइम के अंदर उस पर अमल ना हो सके और रीजन बाकायदा हो और उस पर अगर उस डेट से आगे भी चला जाया जाता है तो फिर आइन टूटेगा नहीं। इन हालात में फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराया जाना मुमकिन है, जो नहीं कराया जा रहा हमारी दानिश में वो मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट का इस बात पर जिद करना और इसरार करना कि पंजाब में इलेक्शन पहले करवाए जाएं, ये बात हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। अगर इलेक्शन होना है तो पूरे मुल्क में एक साथ होना चाहिए। जबरदस्ती तौर पर जबर करके पंजाब का इलेक्शन मुसल्लत किया जाएगा दीगर सूबों पर, ये एक नया वन यूनिट जो है वो कायम करने की सूरत-ए-हाल होगी। यानी कि जब 2 सूबों के इलेक्शन का मामला था उस वक्त भी आइन बड़ा क्लियर था कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं, लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पेज पे थे कि पूरे मुल्क में एक वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए। उस वक्त पीपल्स पार्टी 254 का हवाला दे रही थी, आर्टिकल 254 का, कि अगर कोई चीज़ अपने मुकर्ररा वक्त पर नहीं होती आइन के मुताबिक तो इसका मतलब वो गैर आइनी नहीं हो जाती। और आज यही मंतक जो है नून लीग दे रही है कि 254 के मुताबिक अगर हम डिले भी कर दें इलेक्शन तो वो गैर आइनी नहीं होगा। और हम उस वक्त भी कह रहे थे कि अगर एक मरतबा 2 सूबों में इलेक्शन लेट हुए, 90 दिन से तजावुज़ हो गया, तो अगर आम इंतखाबात भी डिले करने की बात होगी तो कोई इसको रोक नहीं सकेगा। और अब ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपने ज्वाइन किया। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि ये जो नई सूरत हाल पैदा हो गई है ये क्या हुई है, 10-15 दिन में पीपल्स पार्टी क्यों इतना बड़ा यू टर्न ले रही है। तो जरा आप ही रोशनी डाल दें, आपको क्या लगता है क्यों यू टर्न ले रही है और क्या सूरत हाल पैदा हो गई है। देखिए, आपने जो आइन की बातें सुनवाई सारी और वो आपने फिर जो काउंटर पीपल्स पार्टी के लोगों की बातें सुनाई वो उसका जवाब है। और आइन में तो बहुत सारी चीज़ें और भी लिखी हुई, इन लोगों को कभी ख्याल नहीं आता कि आइन के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि मुल्क का कोई कानून अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुनाफी नहीं होगा, तो वो प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, पहले पेज पे तीसरी लाइन में लिखी हुई है ये वाली बात। लेकिन मुल्क में सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़ जो है शरीयत कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी लोग जो है वो जाकर अदालतों में जाकर वो करते, उसमें तो कभी भी परेशानी नहीं हुई। आर्टिकल 140 कहता है कि इख्तियारात वसाइल पोटेंशियल फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल पावर जो है वो डेलीगेट होगी जो है ग्रास रूट लेवल पे, उस पर आज तक नहीं हुआ, 4-4 सालों तक इलेक्शन नहीं कराते। उस वक्त कभी आइन का आर्टिकल 25 जो है वो एजुकेशन के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक आम पाकिस्तानी को राइट देता है, उसके ऊपर कभी भी जो है वो अपने जब इख्तदार की बात आती है सबको वो वाला आर्टिकल और कानून और आइन याद आ जाता। प्रॉब्लम यह है, मैं ये पूछता हूँ भाई सेंसस हो गए इतने दिनों के बाद, करोड़ वोटर बढ़ गया, कई करोड़ वोटर बढ़ गए, आप उनको वोटों का हक दिए बगैर आप इलेक्शन कराना चाहते हैं। आप हल्का बंदियों में जो है वो काफ़ी ठीक ठाक चेंजेस आ गई। 2017 का जो है वो सेंसस ठीक नहीं हुआ था, उसके बाद एक रेक्टिफिकेशन हुई है, आप उसके बाद कहते हैं बस इलेक्शन करा दो। अच्छा भाई, या तो इलेक्टेड गवर्नमेंट बड़ी दूध की नहरें बहा रही थी, अगर तो अभी हमारे पास दूध की नहरें बंद हो गई हैं, तो बड़ा मुल्क में एक हिजान बर्पा हो गया है, लोगों को वसाइल नहीं मिल रहे, जॉबें छूट गई हैं, जैसे ही आ जाएंगे लोगों को हुकूक मिल जाएंगे। आप कौन सा जो है वो हमें जो है वो बहुत अच्छा कर रहे थे कि अभी आपके ना होने से जो हमारे पर बड़ा, बल्कि आपके ना होने से थोड़ी सी जिंदगी सुकून में आई है, तो खातिर जमा रखिए। अगर आपने बड़ा अच्छा काम कर रखा है तो परेशानी किस बात की। और जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत तो ये कहती है कि हर वोटर को उसको वोट का हक जो है वो आगे से मिलना चाहिए और वो डिलिमिटेशन के बगैर, लेकिन नए वोटर लिस्टों के बगैर क्या लगता है कि मामला कुछ और है। आपको लगता है कि यू टर्न लिया पीपल्स पार्टी ने, क्या वो डिलिमिटेशन नहीं चाहते या जनरली शायद वो चाहते हो कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। आपको क्या लग रहा है, डिलिमिटेशन से घबरा रहे हैं, क्या इशू है? देखिए, दो बातें, देखिए नहीं, हमें बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही दो बातें। एक तो इन्होंने 2017 में जो डीलिमिटेशन 2022 में की है, इनकी अपनी हुकूमत के होते हुए इन्होंने ऐसी 73-72 किया है सारा गजरला कि एक इंसान, आम इंसान परेशान हो जाते हैं। इन्होंने एथनिक की बेसिस पे, ज़ुबान की बुनियादों पे इन्होंने तहस नहस किया है। इन्होंने मीरपुर खास की सीट को ख़राब किया है, इन्होंने शहर ने सक्कर की सीट को ख़राब किया है, इन्होंने नवाबशाह शहर की सीट को ख़राब किया है, इन्होंने हैदराबाद की एक सीट को ख़राब किया और कराची में 4 नेशनल असम्बली की सीटों को इन्होंने जो है बिल्कुल
खराब करके, यानी कि बिल्कुल आपको जिगजैग बना दिए, खिचड़ी बना दी सारी। वो सारा कुछ इन्होंने बैठकर, टेबल पर बैठकर इनके और इनके डीसीज ने, इनके सेक्रेटरीज ने, सरकारी अफसरान ने, आपकी जमाती होगी जिसको एतराज होगा। अगर डिलिमिटेशन ऐसे होगी तो फिर आपको एतराज होगा, वो तो फिर कर लेंगे इस बुनियाद पर। नहीं, दो बातें। आज इनकी हुकूमत नहीं है, आज केयर टेकर गवर्नमेंट है और इनका वो इन्फ्लुएंस नहीं है। ये एक हमारे लिए थोड़ी सी इत्मीनान की बात है कि कम से कम ये वो वाला इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो डेफिनेटली अगर कोई बेईमानी करती भी है तो इतनी बेईमानी नहीं करेगी जितनी ये कर सकते हैं और इनके अंदर कैपेबिलिटी। दूसरी परेशानी क्या है? दूसरी परेशानी ये है कि ये जो तमाम लूट मार का बाजार जो गर्म था, अपने लोगों को ये कह रखा था कि भाई हम 90 दिनों में आ रहे हैं, देखो वफादारी चेंज नहीं करना। जैसे जैसे लोगों को टाइम मिलेगा, जैसे जैसे लोगों के ऊपर गिरफ्त आएगी, जैसे जैसे ये जो सिस्टम चल रहा है सारा ये बंद होगा, इसके ऊपर हाथ पड़ेगा, लोग अपनी लॉयल्टीज चेंज करेंगे। इनको ये डर है बेसिकली कि इनका पूरा जो बना बनाया पूरा एक विशेष साइकिल है 15 सालों में, वो नेक्सस। लेकिन मुस्तफा कमाल साहब, बेशक जो इलेक्टेड हुकूमत थी वो दूध की नहरें नहीं बह रही थी उनके दौर में, लेकिन बाकायदा 90 दिन के अंदर इलेक्शन का तो आईनी तकाजा है ना, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। और जो डिलिमिटेशन वाली बात है वो उस सूरत में जरूरी है जब सूबों की सीटें भरनी हो। आइन में तो ये लिखा है कि नेशनल असेंबली की सीटें एलोकेट करनी हो, वो वाला मामला है। अब वो तो इसमें तब्दील होनी नहीं है, तो आइन तो ये कहता है ना कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो। तो पंजाब में करा देना था, फिर खैबर पख्तूनख्वा में करा देना था, फिर क्यों नहीं कराया? अपना मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। हम तो यहाँ पर ये भी नहीं कह रहे कि हमारी गवर्नमेंट बन जाएगी ये और मसाइल हो जाएंगे, तो भाई पंजाब में करा देना था ना फिर, और खैबर पख्तूनख्वा में करा देना था 90 दिनों में इलेक्शन। हम जो बात कर रहे हैं, देखिए आज कौमी असेंबली से ये इत्तफाक राय के साथ ये कानून पास हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात है कि वो नए इलेक्शंस की डेट दे। इलेक्शन कमीशन ये ऐलान कर चुका है, शेड्यूल दे चुका है पूरा, कि वो डिलिमिटेशन का पूरा शेड्यूल दे चुका है। तो सारी बात आइन और कानून के मुताबिक तो हो रही है। नहीं, लेकिन ये बात तो आपको भी पता है मुस्तफा कमाल साहब, और आपकी जमात ही कहती रही है कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस जल्दी किया जा सकता है, खासतौर पे जब सूबों की सीट्स नहीं बढ़नी। अब मिसाल के तौर पे कराची की सीट्स बढ़नी है तो कराची की डिलिमिटेशन होगी और जहां से कम होनी है वहां की होगी। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सूबे सिंध में आप तमाम अजला को छेड़ेंगे, या पंजाब में अगर फैसलाबाद की ना सीटें बढ़नी है ना कम होनी है तो फैसलाबाद को भी आपको जरूरत नहीं करने की। तो 4 महीने का वक्त तो नहीं लेना चाहिए ना इलेक्शन कमीशन को, जो मैक्सिमम टाइम वो ले रहे हैं इस वक्त। शहजाद भाई, ये वाली बहस तो आज मैं और आप जो कर रहे हैं ना, ये होनी नहीं चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी के एन्यूमरेटर्स ने, पीपल्स पार्टी के जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो डीसीज थे और उनके जो सरकारी अफसरान थे, इन्होंने इस सेंसस के प्रोसेस को डिले करवाया है। 7 अप्रैल को इन्होंने कराची की आबादी 1,30,00,000 गिनकर उसको फारिग कर दिया। ये तो वफाकी हुकूमत को हमारी अपील पर कूदना पड़ा, डेट एक्सटेंड करनी पड़ी, और 1,30,00,000 से आपको पता 2.5 महीने 3 महीने की डेट एक्सटेंड होकर पोस्ट एन्यूमरेशन सर्वे जब हुआ है तो 1,30,00,000 से 2,03,00,000 पे, यानी कि 73 लाख आबादी बढ़ी है इनकी डेट कंप्लीट करने के बाद। अगर इनके इन्यूमरेटर्स और इनके सरकारी अफसरान वो डिले नहीं करते तो अभी हम जो है वो अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन में जा रहे होते। तो देर हमने नहीं की है, इनकी जेरीमेंडरिंग की वजह से ये देर, ये डिलेज हुई है। हम तो अभी भी कहते हैं इलेक्शन कमीशन को दिन और रात काम करके 24 घंटे काम करके। एक और मामला है कि अभी आपने कहा कि अगर इनके दौर में, अगर आपके दौर में बड़ा अच्छा हो रहा होता, एक तो आपके दौर में नहीं, आपको कहना चाहिए अगर हमारे दौर में अच्छा हो रहा होता, क्योंकि आप इस हुकूमत का हिस्सा थे और इससे पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत का हिस्सा थे। आज भी आप लोगों ने कहा कि बिजली के जो कीमतें बढ़ाई है वापस नहीं ली गई तो हम एहतजाज करेंगे। ये बिजली की कीमतें आपने बढ़ाई हैं, आप हुकूमत का हिस्सा थे। ये नहीं हो सकता हर मरतबा कि आप वजारतें भी लें, आप गवर्नर भी लें, लेकिन जो मुश्किल फैसले लिए गए हों, जिसमें कीमतें बढ़ाई गई हों, वहां पे बोझ पड़ा हो, बाद में आप कह दें कि ये आपके फैसले थे और अब तो हम इस पर एहतजाज करेंगे। यू हैव टू ओन दिस। आप हर मरतबा मखलूत हुकूमत का हिस्सा रह के ये नहीं कह सकते अवाम को कि हम इसका हिस्सा नहीं थे। आपने फायदे हासिल किए हैं, आपको इसका बोझ भी उठाना पड़ेगा। जी, हम इसका पूरा बोझ उठाते हैं, जितना हमारा शेयर था, हमें प्लीज उतना बोझ हमें दीजिए, ठीक है, जितना हमें हमारी हुकूमत से। और हम जब एमक्यूएम के ऊपर तबसरा कर रहे हैं तो हम फिर पाकिस्तान के तमाम निज़ाम से नईव होकर ना करें। क्या हमारे पास चॉइसेस जो हैं वो थी? हम इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट का तो हिस्सा नहीं थे, हम वफाक की हुकूमत का हिस्सा थे। उस हिस्सा होने की वजह से हम अपनी गिनती पूरी करा सके हैं। पूरी अगर नहीं तो कम से कम जो ये लापता कर रहे थे उन लोगों को
73 लाख लोगों को हमने ऐड करवाया जो लापता होने की वजह से करवाया। फिर वफाकी वजीर तवानाई को, बिजली के वजीर को वजीर आजम से रिक्वेस्ट करके, वजीर आजम से मीटिंग करके पिछली हुकूमत शहबाज शरीफ जिसकी हम हुकूमत कर सकते हैं, हमने खुर्रम दस्तगीर साहब को यहाँ पर मदऊ किया के इलेक्ट्रिक के ऑफिस में, इसी बिजली के डिपार्टमेंट में, और हमने एक भरपूर मीटिंग करके उनसे मनवा ली ये वाली बात कि 3 रुपए 81 पैसे जो सर्कुलर डेट जो कराची के लोगों से पैसे निकाले जा रहे हैं, ये हमारा सर्कुलर डेट नहीं है, ये 45 अरब रुपए सालाना ये हमारी जेबों से जा रहा है। इसको कराची का 1 रुपए भी इसके ऊपर नहीं है। पूरे पाकिस्तान ने अगर बिजली के बिल नहीं दिए, हमने बिजली के बिल दिए हुए, हम पर से ये जो हटाई, ये सारी तैयारी मुकम्मल ये हुकूमत ने रहने की वजह से हुई और हम इसको अप्रूव भी करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। एक आखिरी सवाल, क्या जमात में फिर इख्तलाफात पैदा हो गए? और सुनने में आ रहा है कि पहले भी जब फारूक सत्तार साहब जो है पार्टी के कन्वीनर थे, इख्तलाफात हुए थे और वो कामरान टिसूरी साहब के हवाले से हुए थे। अब भी इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं और फिर गवर्नर कामरान टिसूरी साहब का नाम सामने आ रहा है। क्या मामला है? मामला सेटल हुए या नहीं? देखिए, इंसानों की जमात है ये, और जो है वो हम इसको बेहतर करने के लिए अपनी तजावीज़ देते हैं, अपनी बात करते हैं, अपनी गुफ्तगू करते हैं, ताकि इसके अंदर और बेहतरी आए, और सिस्टम में बेहतरी आए, निज़ाम में बेहतरी आए, पार्टी के प्रोग्रेस में बेहतरी आए, फैसले हों, सारी चीज़ें हों। इसके ऊपर डिस्कशंस होती हैं, कोई इख्तलाफ नहीं है पार्टी में, इसके ऊपर आर्गूमेंट्स होती हैं, डिस्कशन होती हैं। हमारे यहाँ तो यहाँ पर कोई ऐसा निज़ाम नहीं है जहाँ पर जो है किसी को भी मना किया जाए। आपके हवाले से जो खबरें चल रही थी कि पीपल्स पार्टी से राब्ते कर रहे हैं आप, इसमें कोई सदाकत है? इतना बुरा वक्त भी नहीं आया अभी जो है वो कि पीपल्स पार्टी से राब्ती किया जाए। हमारी पूरी जद्दोजहद इस तमाम जो है वो जो जुल्म और ज़्यादती है पिछले 50 सालों से और ख़ास तौर पिछले 15 सालों से, वो इस पीपल्स पार्टी ने जो है वो तमाम यहाँ पर तूफ़ान बदतमीज़ी और जैसे कहते हैं कि सारा करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। अगर मुझे फ़र्ज़ करेंगे। शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल से हमारे पास मौजूद थे। वक्त हमारे पास कम रह गया, एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक। 9 मई के वाक़यात, जलाओ घेराव और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस मुतादिद अफराद इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। इन गिरफ्तार मुल्ज़िमान में से 4 ख़वातीन समेत 50 से ज़ायद मुल्ज़िमान की ज़मानत की दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में दायर की जा चुकी हैं। अहम बात यह है कि जो लोग इन वाक़यात में मुलविस थे उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये अमर भी ज़रूरी है कि इन वाक़यात में नामजद मुल्ज़िमान को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और फेयर ट्रायल का मौका भी मिलना चाहिए। लेकिन 9 मई के वाक़यात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अफराद के वकला का दावा है कि 9 मई के मुल्ज़िमान को फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का हक नहीं मिल रहा, और इन वाक़यात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुल्ज़िमान के ट्रायल का आगाज़ तो दूर, अभी तक इन मुल्ज़िमान की ज़मानत की दरख्वास्तों पर सुनवाई नहीं हो रही है। और अब एक बार फिर इन मुल्ज़िमान की पीर को लाहौर हाई कोर्ट में फिक्स होने वाली ज़मानत की दरख्वास्तें रीशेड्यूल कर दी गई हैं। 9 मई के वाक़यात में गिरफ्तार तैयबा राजा की वकील खतीजा सिद्दीकी ने दावा किया है कि 16 अगस्त से अब तक 4 बार इनके मौकिल समेत दीगर मुल्ज़िमान की ज़मानत की दरख्वास्तें रीशेड्यूल की जा चुकी हैं। खतीजा सिद्दीकी ने यह दावा भी किया है कि उनके मौकिल की दरख्वास्त ज़मानत 16 जुलाई को दायर की गई और तब से अब तक इसकी समाअत 10 से 11 मरतबा मुलतवी की जा चुकी है। और इनका दावा है कि दीगर मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत भी औसतन 11-12 मरतबा मुलतवी हो चुकी है। 9 मई के वाक़यात में यास्मीन राशिद, उमर चीमा, मियाँ महमूद रशीद और आलिया हमजा समेत 4 ख़वातीन और 50 से ज़ायद मर्द इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं, जिनकी ज़मानत की दरख्वास्तें अदालतों के सामने दायर की जा चुकी हैं। इन मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत के बार इल्तवा की वजह क्या है, इस पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर खतीजा सिद्दीकी ने। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर खतीजा, आपने हमें ज्वाइन किया। ज़रा बताइएगा, ये बात तो है कि जो 9 मई के वाक़यात में मुलविस थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उनको फेयर ट्रायल भी मिलना चाहिए, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसका हक भी वो रखते हैं। लेकिन आपका ये दावा है कि जो आपकी क्लाइंट है तैयबा राजा, उनका और दीगर मुल्ज़िमान का जो केस है वो अब तक शुरू नहीं हुआ है ट्रायल, लेकिन जो उनकी बेल एप्लीकेशन है उसको भी बार बार रीशेड्यूल कर दिया जाता है, वो इल्तवा का शिकार है। क्या वजह है इसकी? बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी इस इशू को उठाने के लिए। मैं भी बिल्कुल यही कहती हूँ कि जो कानून है उसके तकाजे जो है वो पूरे होने चाहिए। राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल जो है वो बुनियादी हमारे कानून का एक प्रिंसिपल है। इसके अलावा एक्सेस टू जस्टिस को रोका नहीं जा सकता। इसमें एक कानून इजाज़त देती है आपको कि जब तक ट्रायल नहीं स्टार्ट होता आप अपनी बेल फाइल करते हो। बेल एप्लीकेशंस को हमेशा कानून में एज अर्जेंट कंसिडर किया जाता है और उस पर प्रॉम्प्ट एडजुडिकेशन होती है। लेकिन इनमें हम इन केसेस में क्या देख रहे हैं, चूँकि मैं एक
क्लाइंट को रिप्रेजेंट भी कर रही हूँ, फीमेल प्रिजनर तैयबा को। तो इसमें हम हो क्या रहा है, 2 मंथ्स हो गए हैं, अभी तक हमें प्रोसीडिंग्स जो हैं वो नहीं हो रही। या तो बेंच चेंज हो जाता है, रीस्केड्यूल हो जाता है, या फिर एक जस्टिस जो है वो अवेलेबल नहीं होते जज साहब। तो ये कंटिन्यूअसली 2 महीने से यही प्रोसेस है और एडजर्नमेंट सीक होती हैं और उनको लीनियंटली अलाउ भी कर दी जाती हैं। तो मुझे लगता है जो हमारा एक्सेस टू जस्टिस है उसको रोका जा रहा है और डिलिबरेट अटेम्प्ट्स हैं उनको रोकने की। तो मतलब आप ये कह रही हैं कि जो आपकी एप्लीकेशन है बेल के हवाले से वो अब तक सुनी भी नहीं गई है, और वो सुनने से पहले ही आप कह रहे हैं कि कभी बेंच तब्दील हो जाता है, फिर उसको इल्तवा का शिकार हो जाता है। ये है मामला इस वक्त? बिल्कुल ऐसे ही है कि देखिए इनके लास्ट हियरिंग पे जो मैं हुआ था, मैं आपको वो बता देती हूँ ब्रीफली। उसमें जो प्रोसिक्यूटर हैं वो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट ये की थी कि चूंकि हमने मज़ीद दफ़ात इसमें शामिल कर दी हैं चलान में, इस FIR के अंदर जितनी भी दफ़ात थी 30 गालिबन पहले लगी थी, उसके बावजूद कुछ 5 से 6 और ऐड कर दिए, तो इसकी वजह से जो है वो हमें एक और एडजर्नमेंट का मौका दिया जाए। तो ये उनको मौके जो है वो बारहज़ हर हफ्ते फराहम किए जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि जी छुट्टियां हैं इसलिए, लेकिन छुट्टियों में बेल को ना सुनने पे कोई ममानियत नहीं है, बल्कि यहाँ तक हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर्स कहते हैं, चैप्टर 10 बेल को डील करते हैं कि डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं, ये प्रॉम्प्टली और अर्जेंटली ट्रीट होने चाहिए और इसमें छुट्टियों का कोई ताल्लुक नहीं होता है, क्योंकि ये बेल है। यहाँ पर इंसान की, एक सिटीजन की जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, उसकी लिबर्टी है, वो कर्टेल हुई होती है। तो इसमें ये नहीं हम कह सकते कि जो छुट्टियों की वजह से नहीं सुने जा रहे, ये सिर्फ इन्हीं केसेस, जब यही केसेस जिस दिन लगते हैं उसी दिन बेंच अवेलेबल नहीं होता, या उसी दिन मैसेज आ जाता है कि रीस्केड्यूल हो गया, आपका केस दोबारा फिक्स होगा। तो ये मुसलसल ताखीर का शिकार 2 महीने से खदीजा शाह की इसमें जो बेल है वो 26 जून की फाइल हुई भी है। 26 जून से आज देख लें 27 अगस्त आ गई है और एक दफा भी सुनी नहीं गई। कल लगा हुआ था, कल का भी मैसेज आ गया कि जो बेंच है वो अवेलेबल नहीं है, रीस्केड्यूल होएगा। तो ये मुसलसल जो है ये किस वजह से हो रहा है? जिन जिन ने किया है उनको आप सजाएं दें, जो मुलव्वस हैं। इसमें खदीजा, एक तो आपकी मौकिल है तैयबा राजा, आपने खदीजा शाह की बात की, इसके अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, आलिया हमजा साहिबा हैं, कुछ इसमें PTI के प्रोमिनेंट लीडर्स भी हैं, महमूद रशीद साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, इन्हीं से मुतल्लिक़ इनकी भी सिमिलर केसेस हैं। और ये भी ज़रा बताइएगा कि हमें तो इनिशियली पता चला था कि कुछ और ख़वातीन थी, उनको भी कस्टडी में लिया गया था, तो उनको क्या बेल पर रिहा कर दिया गया है? जी बिल्कुल, 22/6 को जो है हमारे एंटी टेररिज्म कोर्ट ने ख़वातीन को बेल ग्रांट की थी। गालिबन 16 ख़वातीन थीं जिनको इस ग्राउंड पे बेल ग्रांट की थी कि चूँकि वो ख़वातीन हैं और सुप्रीम कोर्ट की इस पे बेतहाशा जजमेंट्स हैं कि वो हमारे कानून उनको गारंटी करता है स्टैट्यूटरी राइट, तो उनको दे दिया था। हालांकि उनमें से कुछ ख़वातीन ऐसी भी थीं जिनका रोल बड़ा क्लियर था, वीडियोज़ वाज़ेह थी, उनकी पुरतशद्दुद कुछ वीडियोज़ सामने थी, लेकिन उनको दे दी गई थी। तो और उनकी बेल्स आफ्टर जब वो ग्रांट हुई उसके बाद वो चैलेंज नहीं की स्टेट ने, लाहौर हाई कोर्ट में उनकी कैंसिलेशन मूव नहीं की। जो सवाल ये पैदा करता है, सवाल ये खड़ा करता है कि आया ये 4 से 5 ख़वातीन ही हैं जिनको एक एग्जांपल सेट करने के लिए उनको बेल उनकी फिक्स होती है और रीस्केड्यूल होती है, या फिर क्योंकि अगर हम देखें कंपेयर करें तो रोल्स भी सिमिलर हैं, FIR में कोई खातून नॉमिनेटेड नहीं है और इनको ही सिर्फ जो है वो बिहाइंड द बार्स रखने का क्या ये एक प्रॉपर मुनज़्ज़म जो है उसको वो किया जा रहा है। सही, तो अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं अगली कब के लिए रीशेड्यूल हुआ है, और क्या आपको लगता है कि जब ये अदालती छुट्टियां खत्म हो जाएंगी उसके बाद ही ये मामला सुना जाएगा, इससे पहले भी सुना जा सकता है? देखिए अब ये वाला हफ्ता तो निकल गया, ये आखिरी हफ्ता है अगस्त का, इसमें भी नहीं फिक्स होने के कोई चांसेस, क्योंकि मंडे का मैसेज आ गया है। लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हमने इंसाफ जो है अपनी अदालतों से ही लेना है। लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग रहेंगी, लेकिन ये किस बुनियादों पे कब तक इन बेल्स को डिफर करते रहेंगे, एडजर्न करते रहेंगे, इतना प्रेशर जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो लोग हैं जिनकी राइट टू मूवमेंट फ्रीडम कर्टेल हुई भी है। तो इस पर बहुत बेतहाशा जजमेंट्स हैं जो कहती हैं कि ये एक डिस्क्रेशनरी राइट है और ख़वातीन के लिए तो ख़ास तौर पे कानून इजाज़त देता है कि चाहे उनके ऊपर कोई बेलेबल हो, नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, कैटेगरी ऑफ ऑफेंस नहीं देखी जाएगी और उनको उनका राइट दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थी। ये बात ज़रूरी है कि जो 9 मई में मुलविस थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन उनको फेयर ट्रायल का हक मिलना चाहिए, उनको एक्सेस टू जस्टिस होना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।